हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में अयस्कों से धातु को निकालने की विभिन्न प्रक्रियाओं, विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सोना, चांदी इत्यादि का निष्कर्षण किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी विधि के द्वारा किसी भी धातु का निष्कर्षण क्यों न किए हों, जो धातु प्राप्त हुआ आपका, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रह गई। अब उसको उपयोग करना है, तो उपयोग करने के लिए जरूरी है कि जो आपने धातु निकाला उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाए। तो उन अशुद्धियों को दूर करना मतलब जो धातु में अशुद्धियाँ मौजूद हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका नाम होता है शोधन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इसी टॉपिक पे जो धातु हैं उसका शोधन कैसे करें, इसी पे बात करने के लिए आए हुए हैं। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है, जिस प्रकार से अयस्क में अशुद्धियाँ अलग अलग नेचर की थीं, धातु का नेचर अलग अलग था, तो उसके निष्कर्षण की विधियाँ भी, सांद्रण की विधियाँ भी अलग अलग थी। ठीक उसी प्रकार से धातु में अशुद्धियाँ और धातु का नेचर अलग अलग होता है। यही वजह है, यही कारण है कि धातुओं के शुद्धिकरण की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा करेंगे जिससे धातु का जिससे धातु का शोधन मतलब शुद्धिकरण किया जाता है। इस क्रम में स्टूडेंट सबसे पहला जो विधि हम लोगों ने लिया है वो है आसवन, जिसको अंग्रेजी में डिस्टिलेशन कहते हैं। आसवन विधि, डिस्टिलेशन प्रोसेस। आपके इस विधि के बारे में केवल दो चीजें याद रखनी होगी, केवल और केवल दो चीजें। यह विधि किस धातु के लिए उपयोगी होता है, तो यह विधि उस धातु के लिए उपयोगी है जिसका क्वथनांक बहुत ही कम हो और उसमें उपस्थित अशुद्धियों का क्वथनांक अधिक हो। उदाहरण के तौर पे जिंक है, मरकरी है, कैडमियम है, इनके क्वथनांक कम होते हैं, अतः इनको शुद्ध करने के लिए आश्वित किया जाता है, आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अब दूसरी बात जो याद रखनी है कि इस विधि में क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स अशुद्ध धातु लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका क्वथनांक कम है, तो गर्म करने से आसानी से वाष्प बन जाएंगे अशुद्ध धातु, और वाष्प को इकट्ठा कर लेंगे, उन्हें ठंडा कर लेंगे, अशुद्धियाँ सब के सब रह जाएगी और शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे दिखाने के लिए हमने आपको यहाँ एक चित्र बनाया हुआ, ध्यान दीजिए। ये है अशुद्ध धातु, अशुद्ध ये धातु हो गया। अशुद्ध धातु को क्या किया हमने, गर्म कर दिया। जब गर्म किया तो अशुद्ध धातु में जो शुद्ध पदार्थ था, माने शुद्ध धातु था, वो केवल वाष्प बना। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने जिंक को गर्म किया तो जिंक की अशुद्धियां सब यहीं रह जाएगी और शुद्ध जिंक वाष्प बनेगा। और जब वाष्प बन करके आएगा ये, तो हम क्या कर रहे हैं, आप चारों तरफ एगो आइस लगा दिए हैं। आइस कहने का मतलब कि आप उसको ठंडा कर रहे हैं। अब इस वाष्प को क्या कर रहे हैं, आप ठंडा कर ले रहे हैं। तो ठंडा कर रहे हैं तो शुद्ध धातु केवल यहाँ इकट्ठा हुआ और सारी अशुद्धियां कहाँ रह गई, इस पात्र में रह गई। तो इस तरह से बेहद ही आसान विधि है। बिल्कुल उसी तरह की विधि है कि अगर पानी में मिट्टी घुल गया है, अगर मिट्टी को निकालना है तो पानी को गर्म कर देंगे, पानी वाष्प हो जाएगा, वाष्प को इकट्ठा कर लेंगे और मिट्टी सारा आपके पात्र में शेष रह जाएगा। बस यही विधि, इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आइए दूसरा, द्राव गलन विधि। द्राव
गलन विधि, लिक्वेशन प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ भी दो बातें याद रखनी है। यह विधि किसके लिए उपयोगी है? तो देखो, यह विधि जो है ना आश्वन विधि, उसके लिए उपयोगी जिसका क्वथनांक कम है। लेकिन यह विधि उस धातु के लिए उपयोगी है जिसका गलनांक कम है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लो हो और यहाँ पर क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है और उसकी अशुद्धियों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है तो इस विधि का उपयोग कर लेते हैं। इस विधि की सहायता से आप टीन का, लेड का इत्यादि का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। जैसे आपने देखा इस विधि से जिंक का, मरकरी का और कैडमियम का शुद्धिकरण किया था। अब इस विधि में करते क्या है, बहुत ही सिंपल विधि है। क्या करेंगे कि अशुद्ध धातु लेंगे और अशुद्ध धातु को लेकर के उसको गर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप तो कह रहे हैं कि इसका गलनांक बहुत कम है, तो जब गलनांक कम है तो जितना भी धातु होगा गलेगा तो वो लुढ़केगा। ये एक ढाल नुमा सतह होता है, ये लुढ़केगा। तो धातु लुढ़केगा कि अशुद्धि लुढ़केगा? ऑब्वियसली धातु, क्योंकि धातु न गला है तो धातु गल के लुढ़कते लुढ़कते आता है और यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको प्योर मेटल, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये दोनों विधियाँ, इसमें क्वथनांक कम था तो केवल धातु ही वाष्प बना, यहाँ गलनांक कम था तो केवल धातु ही गला। और इस तरह से बड़ी ही सरलता से गलन विधि से अथवा आश्वन विधि से धातु को शुद्ध कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिए और फिर दूसरी विधियों की चर्चा हम लोग करते हैं। स्टूडेंट्स अगला देखते हैं वैद्युत अपघटनी शोधन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस विधि के द्वारा अनेक धातुओं जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक इत्यादि का शोधन होता है। इस विधि में आपको दो बातें जो याद रखनी है वो ये है कि जिस धातु को आपको शुद्ध करना है उसके अशुद्ध रूप का एनोड बना दीजिएगा और उसी धातु के शुद्ध रूप का कैथोड बना लेना है। फिर उसका विद्युत विच्छेदन करना है। तो विद्युत विच्छेदन करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास वैद्युत अपघट्य तो होना चाहिए। तो एक बात और माइंड करने योग्य है, वो ये है कि जिस धातु का आप शुद्धिकरण कर रहे हैं उसी धातु के लवण को वैद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग करना है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोगों ने कॉपर को यहाँ शुद्ध करने के लिए ठाना है तो अशुद्ध कॉपर का हमने एनोड बनाया और शुद्ध कॉपर का हमने क्या बना लिया, कैथोड बना लिया। अशुद्ध कॉपर का एनोड और शुद्ध कॉपर का कैथोड बनाया और CuSO4 माने इसी कॉपर के लवण में इसको डुबा दिया। फिर इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है कि अशुद्ध कॉपर मतलब एनोड धीरे धीरे गलते जाता है और यहाँ से ये जो शुद्ध कॉपर होते हैं इस पे आकर के ये चिपक जाता है। तो जो कैथोड होगा धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और अशुद्ध जो कॉपर था एनोड वो धीरे धीरे पतला होगा और अंततः समाप्त होगा। अशुद्धियाँ सारा आकर के इसी में बैठ जाएंगी। ये जो है ना आपका वैद्युत अपघट्य उसी में आके पेंदी में बैठेंगी और शुद्ध कॉपर जाकर के कैथोड पे चिपक जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एनोड पर कॉपर है तो Cu दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कैथोड पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन करंट के लिए रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि विद्युत शोधन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विधि के द्वारा भी आप धातुओं का क्या कर लेते हैं, तो शुद्धिकरण करते हैं। अब आइए अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। ये स्टूडेंट्स अगला जो है उसका नाम है मंडल परिष्करण, जोन रिफाइनिंग मेथड। इस विधि के बारे में भी दो तीन बातें जो कि नोटवर्थी हैं, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और याद रखना है। जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपके लिए और ज़्यादा महत्व रखता है। तो आइए कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात कि मंडल परिष्करण जो है उप धातुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपके पास उप धातु कोई अशुद्ध अवस्था में है
तो उसके शुद्धिकरण के लिए यह विधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। पॉइंट नंबर 2, इस विधि से हाईली प्यूरिफाइड मेटल प्राप्त होते हैं, एलिमेंट प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो विधि है, इस विधि से जब आप किसी धातु को या उप धातु को शुद्ध कर देते हैं तो आपको हाईली प्यूरिफाइड, अति शुद्ध धातु प्राप्त होता है, अति शुद्ध उप धातु प्राप्त होता है। और तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, ये कहता है सिद्धांत कि आप धातु को और अशुद्धि को दोनों को गला दीजिए, गला करके और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, तो अशुद्धियों के पहले धातु ठंडा हो जाएगा और क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। आप मेटल और उसमें अशुद्धि दोनों को गला दीजिए, इतना गर्म करिए कि दोनों गल जाएं। उसके बाद दोनों को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, तो दोनों एक ही साथ ठंडा नहीं होगा। नियम कह रहा है कि पहले धातु ठंडा हो जाएगा और अधातु उसमें अभी भी, धातु ठंडा होकर ठोस हो जाएगा और अधातु अभी भी द्रव के रूप में ही रहेगा। तो सोचो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मान लीजिए एक बर्तन है, मेरे पास एक कटोरा रखा हुआ है, अगर इसमें धातु दोनों जो हमने गर्म किया और ये पिघल गया, अब ठंडा होने के लिए छोड़ देते, इसमें धातु ठोस हो गया, अधातु द्रव है, तो मैं जब इसको टेढ़ा करूंगा तो सभी अधातु जो होंगे अभी जो कि द्रव के रूप में है वो निकल जाएंगे, अशुद्ध धातु इसमें बचेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे कटोरा में नहीं किया जाता है, उसका एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है। क्या किया जाता है सुनिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ये धातु है, एक हमने छड़ रखा हुआ है, ये अशुद्ध अवस्था में है, इसको हमको शुद्ध करना है, तो क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ एक गोलाकार हीटर लगाते, इसके चारों तरफ गोलाकार हीटर लगाएंगे और इसको गर्म करेंगे। गर्म करके अक्रिय जो गैस है ना उसके वायुमंडल में गर्म करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब ये पिघल जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं कि अब धातु, तो आप जानते हैं कि पहले धातु ठोस हो जाएगा ठंडा होकर के। जब धातु ठोस हो गया और अभी भी इसमें का अशुद्धि द्रव के रूप में है तो इसको टेढ़ा करते हैं। जब टेढ़ा करेंगे तो सारा अशुद्धि इधर आ जाएगा, अभी तो द्रव था ना वो। फिर क्या करते हैं, अब यहाँ वाला हिस्सा को गर्म करेंगे, तो यहाँ पर धातु और अशुद्धि दोनों गर्म होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों जब गर्म हो जाएगा और पिघल जाएगा तो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर, तो देखेंगे मेरा धातु पहले ठंडा होकर ठोस हो गया, अशुद्धि अभी भी द्रव है, तो फिर इसको टेढ़ा करेंगे। जब टेढ़ा करेंगे तो फिर अशुद्धियाँ कट करके आएगी और इस तरह से बार बार अपनाएंगे। सारा अशुद्धियों को गला करके पिघलाएंगे, अशुद्धि धातु दोनों को, और ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। धातु ठोस होगा और अशुद्धि अभी द्रव होगा, उसको पिघला के लाएंगे, अंत में वाला हिस्सा काट करके निकाल देंगे। यही ये चीज़ है और कुछ नहीं। जोन रिफाइनिंग मतलब एक खास जोन को, खास क्षेत्र को क्या करते हैं, इस विधि से शुद्ध करते हैं। तो जितनी बात मैंने बोला वो सारी बातों को हमने लिख दिया है। आप जानिए इस विधि से जो महत्वपूर्ण बात है ऑब्जेक्टिव के लिए वो ये है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरान है, गैलियम है, इंडियम इत्यादि तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है। यह बात बहुत ही नोटवर्ती है। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा कि इस किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्या कहता है, अगर अशुद्धि और धातु दोनों को एक साथ गला दोगे और गलाकर पिघलाकर फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे, तो पहले आपका जो धातु है वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, वो क्रिस्टलीकृत हो जाएगा और अशुद्धियाँ अभी भी द्रव के रूप में ही उसमें मौजूद रहेंगी। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लेंगे। जितनी बातें मैंने बोला वो सब बातें लिखा हुआ है। और फिर उसकी वजह से यहाँ देखिए चित्र से दिखाने की कोशिश किया गया। ये आपका एक अशुद्ध धातु है, ये गोलाकार हीटर लगाया गया, एक्चुअली मूवेबल होता है, गति करते रहता है ये। और यहाँ का गर्म हो गया हिस्सा तो इस हीटर को खिसका के यहाँ कर देंगे, इसको ठोस होने के लिए छोड़ेंगे, ठोस हो जाएगा। अधातु जो इसमें का अशुद्धियाँ अभी भी द्रव के रूप में होंगी, फिर इसको खसकाते जाएंगे, अंततः अशुद्धि को काट करके अलग कर दिया जाता है और हाईली प्यूरिफाइड धातु प्राप्त होता है। तो इसको नोट करिए और एक और विधि है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब अगला धातु को शुद्ध करने का जो नियम है यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है वाष्प प्रवस्था परिष्करण, हाइपर फेज रिफाइनिंग। स्टूडेंट्स पहले समझिए, इसकी थ्योरी समझिए। इस थ्योरी में क्या होता है कि अशुद्ध धातु लेते हैं, अशुद्ध धातु में एक ऐसा रिएजेंट मिलाते हैं जो कि अशुद्ध धातु में केवल शुद्ध धातु से विक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके वाष्प बन जाएगा और अशुद्धि सब उसी पात्र में रह जाएगी। एक बार फिर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं।
इस विधि में क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु होता है, इम्प्योर मेटल, उसमें एक चुनिंदा रिएजेंट मिलाते हैं। ऐसा रिएजेंट जो अशुद्धि से उसका कुछ लेना देना नहीं, सीधे शुद्ध धातु से अटैक करेगा, उस पर अटैक करेगा और अटैक करके उससे अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद एक वाष्पशील यौगिक बनाएगा और वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो शुद्ध शामिल आ गई और शुद्ध धातु वाष्प बन के उड़ गया। उस वाष्प को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उसको पुनः और अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, बस फिर वो रिएजेंट अलग हो जाता है, शुद्ध धातु अलग हो जाता है। देखिए कितनी बेहतरीन टेक्निक है। अब देखिए इस विधि के द्वारा निकेल का, जिरकोनियम का, टिटेनियम का इत्यादि का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें एक और थोड़ा सा बात याद रखिएगा कि निकेल का शुद्धिकरण ये वाष्प अवस्था विधि से तो किया जाता है, इस विधि का विशेष नाम है मॉन्ड प्रोसेस। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि मॉन्ड प्रोसेस में सुटेबल रिएजेंट क्या होता है, अथवा ये होगा कि मॉन्ड प्रोसेस से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो याद रखिए कि मॉन्ड प्रोसेस से निकेल का शुद्धिकरण करते हैं। जो सुटेबल रिएजेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी समझिए। अशुद्ध निकेल लीजिए और शुद्ध निकेल लेकर के उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करिए। कितने टेम्परेचर पर? तो 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर। अब क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड केवल शुद्ध जो निकेल है उससे अभिक्रिया करेगा, अशुद्धि सब वहीं पर बच जाएगी। शुद्ध निकेल से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा एक गैस निकेल टेट्रा कार्बन वाइल, इसको पढ़ते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया निकेल टेट्रा कार्बन वाइल, यहाँ लिखा हुआ भी है, और ये वाष्प बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाष्प को इकट्ठा करेंगे। अब पुनः वाष्प को जब 450 से 470 केल्विन पर जब गर्म करिएगा तो ये फिर यौगिक टूट जाएगा और टूट करके शुद्ध निकेल और CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वाष्प बन के निकल जाएगा। पूरी प्रक्रिया समझ में आई आपको? बिल्कुल सिंपल है। अशुद्ध निकेल था, उस अशुद्ध निकेल में आपने क्या प्रवाहित किया, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड कितने टेम्परेचर पर? 330 से 350 केल्विन ताप पर यह अभिक्रिया कराया। तो जो शुद्ध निकेल है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया किया, अशुद्धि सब वही रह गया और अभिक्रिया करके वहां से निकल चला, भाग चला और भाग करके क्या बनाया, तो निकेल टेट्रा कार्बन वाइल। अब ये वाष्प हो गया, इस वाष्प को इकट्ठा कर लिया गया। इकट्ठा करके पुनः जब इसको गर्म करके 450 से 470 पर से पुनः टूट के शुद्ध निकल दे दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। तो मेरा देखिए शुद्धि सारा वहीं पर बच गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, शुद्ध निकल। इस विधि से एक बात और याद रखिएगा, हाईली प्यूरिफाइड मेटल प्राप्त होते हैं। एक दूसरा होता है वान आर्गन मेथड। याद रखिएगा कि वान आर्गन मेथड से जिरकोनियम टिटेनियम का शुद्धिकरण होता है, जिरकोनियम का और टिटेनियम का। दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ सुटेबल रिएजेंट के रूप में क्या होता है, तो यहाँ सुटेबल रिएजेंट के रूप में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। क्या करता है, आयोडीन जिरकोनियम से अभिक्रिया करता है और 780 केल्विन टेम्परेचर पर और एक वाष्पशील जो है ना यौगिक बनाता है जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड। तो अशुद्धि तो सारा इसी में ही पात्र में रह गया। शुद्ध जिरकोनियम अभिक्रिया करके और वाष्प बन के ऊर्जा पहुंची, तो जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड, फिर जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को 20 से 75 केल्विन पर गर्म कर दीजिएगा, बस फिर आयोडीन अलग हो गया और जिरकोनियम को एक छोड़कर बाहर चला, तो शुद्ध जिरकोनियम आपको प्राप्त हो गया। उसी तरह से निकेल के साथ है, अशुद्ध निकेल को आयोडीन से गर्म कर दिया 523 केल्विन पर, बस होगा क्या कि सारी अशुद्ध उसी बर्तन में रहेगा। शुद्ध निकेल केवल आयोडीन से अभिक्रिया करके टिटेनियम टेट्रा आयोडाइड बना देगा, फिर उसको 1700 केल्विन पर गर्म कर दीजिए, शुद्ध प्योर निकेल प्राप्त हो गया, ये प्योर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि धातु को अलग अलग तरीके से शुद्ध किया जा रहा है, क्योंकि सभी धातुओं का नेचर अलग अलग है, उसमें जो अशुद्धियां उसका नेचर अलग अलग है। फिर हमारी और आपकी भेंट एक अगले वीडियो में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।